रहीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फारूक आदल, डॉक्टर फारूक आदल साहब, मौजूद हाज़रीन, सबके नाम लेने से बजाय मैं शॉर्ट करता हूँ बात। ये डॉक्टर फारूक आदल साहब की किताब तो हमें कोई काफ़ी दिन पहले मिल चुकी थी, लेकिन कल 3 आदमियों के दरमियान इसमें मीटिंग होती रही। सजाद हसन साहब भी थे और डोगर साहब भी थे। किताब तो मैंने सजाद हसन साहब को नहीं दी, मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ूंगा। तो मैं रात तकरीबन 2 बजे तक उस किताब को जितना पढ़ सकता था पढ़ा, उसमें से नोट्स भी लिए। तो डॉक्टर फारूक साहब से मेरा ताल्लुक कोई 4 अशरों से 1980 में एक बार पहली बार हमने राजा जफलाक साहब की तावर सेल को हमने शोरश कश्मीरी अवार्ड दिया था। मुख्तार हसन अवार्ड दिया था। तो उसके जो फंड दिए वो हमें राजा जफलाक साहब ने दिए। तो हमने इनकी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर दिया था। तो बेसिकली ये थे तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, करते थे, यही काम करते थे। बहरहाल ये एक बात बड़ी दिलचस्प है कि ये जो सारी किताब है, इस किताब में देखिए ये इन्होंने सारे आर्टिकल बीबीसी में लिखे। तो बीबीसी वालों का जो फॉर्मेट है सारी दुनिया को पता है, हमने भी कुछ पहले पढ़े हुए थे। इस किताब में वैसे तो बड़ी किताब बड़ी जानदार है, सब कुछ ठीक है। इसमें 2 मुझे खराबियां लगती हैं। एक तो ये है कि जो आर्टिकल छपे हैं उनकी तारीखें नहीं आखिर में, ये कब छपे हैं, जिन्होंने खुद डॉक्टर साहब ने नहीं मुनासिब समझा कि उनकी तारीख पीछे लिख जाए या अवेलेबल नहीं थी तारीख। दूसरा ये था कि ये थोड़े से बड़े बड़े लफ्ज़ हैं, ये कम अल्फाज, मतलब इसकी कई और भी चीज़ें शामिल हो सकती थी। इतने सवाल में तो मज़ीद और आर्टिकल भी शामिल हो सकते। तो डॉक्टर साहब के कालमों के बारे में तो ये लिखा गया है कि बड़ी गहराई है, बड़ी वसअत है, मुताला है, तज़किये हैं। तो हम तो इनको जानते हैं। फिर ये यहाँ पर आए बड़ा अरसा सदर ममलकत के डॉक्टर फारूक आदल ने इसमें तारीख के झरोके से अहम वाक़यात को मंजर-ए-आम पर सामने लाए हैं। गोके इनका ताल्लुक सरगोदा से है, इनका बड़ा वक्त कराची गुजरा है। उन्होंने इसमें एक सिंधी महाजर कश्मकश पर भी कलम उठाया है और 1 यूनिट और यूनिटी पर कलम भी उठाया और बात की है। फिर यौम दफा है, ताशकंद की जो बिल्ली है, बड़ी मशहूर ये टर्म यूज होती थी, आज के लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि ताशकंद की बिल्ली जो जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूज़ किया, कि उसमें कश्मीर के बारे में बहुत उन्होंने जानदार चीज़ें उसमें लिखी हैं। फिर ये बांग्लादेश जब टूटा है 16 दिसंबर को, इससे पहले के वाक़यात पर एक बहुत डिटेल स्टोरी है। वो वहाँ बंगाली का हम लोग ज़बान भूल गया, हमारा देश तुम्हारा देश, बांग्लादेश को कहते थे। इसको इन्होंने कहा ये तहरीक आज़ादी थी या बगावत। इसमें बहुत डिटेल लिखी है, पाकिस्तान किस तरह टूटा, और इस मौजू पर उन्होंने बहुत डिटेल मुकालमे लिखे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों की नज़र से गुजरी हैं। फिर शेख मुजीबुर रहमान की वो बागियाना तकरीर का जिक्र है इसमें। शेख मुजीबुर रहमान की 7 मार्च में पलटन मैदान की वो तकरीर है। मैं पलटन मैदान जब गया 94 में, तो मैं देखने गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो पलटन मैदान तो ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर प्लाजा बन चुके थे, वो शॉपिंग सेंटर बन चुके थे। लेकिन बहरहाल ये 7 मार्च को उन्होंने वहाँ यौम बांग्लादेश बनाया था, यौम नजात बांग्लादेश। इस पर उन्होंने लिखा। फिर एक इन्होंने हैदराबाद साजिश केस है, इसमें 55 मुलजमान थे। जो सबसे बड़ा मुलजम जो था वो खान अब्दुल वली खान थे। उसमें दूसरे कोई बलोच लीडर भी थे, दूसरे भी थे। जनरल ज़िया की मुलाकात पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा उसमें। तो ये एक था कि उसमें उन्होंने वो पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें बताया कि ये वो वहाँ पर उनके साथ उस वक्त मशहूर शायर हमारे शायर हैं हबीब जालम भी थे। तो ये क्या वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने शेर कहा, जो इन्होंने वहाँ कोर्ट भी किया है, ये मुनसब भी तो बताएं कैदी हैं, इंसाफ क्या देंगे। ये उन्होंने जजों को कहा था जो उन्होंने वहाँ जूरी लगाई, कौन कहता है कि असीरों की रिहाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हैदराबाद साजिश केस के बारे में आम लोगों को नहीं आज मालूम।
ये एक बड़ी पाकिस्तान की तारीख में बगावत केस बनाया गया था। फिर इसमें आम इलेक्शन के हुए थे 7 मार्च में, जो 7 मार्च वाले इलेक्शन है, जिसके बारे में कहा गया कि ये सजी सजाई दुकान लुट गई। इस पर उन्होंने लिखा है उस वक्त ये जस्टिस सजाद अहमद जान जो हमारे सजाद साहब हैं, अपने वसीम सजाद साहब इनके वालिद मोहतरम थे, उन्होंने इलेक्शन कराए थे। वो इलेक्शन रिग हो गए, तो खुद भी वो मानते थे कि ये इलेक्शन रिग हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये 7 मार्च के इंतखाबात ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो थी ना उस वक्त, वो एक ट्रैप में आ गए थे कि इलेक्शन वाली गलती की, जिन्होंने जिक्र भी किया कि वो श्रीलंका गए। श्रीलंका में उन 10 शनासों ने उन्होंने बताया कि आपने जो फैसला किया है, तो बहरहाल उन्होंने इस बात की जो जिक्र किया उसे बताया जाता है कि उस वक्त कह दिया गया था उनको कि आपने इलेक्शन की गलत तारीख की है। फिर 5 जुलाई 1970 का भी जिक्र भी है, किस तरह इनकलाब आया, किस तरह कब्जा किया। फिर इक़वाम मुत्तहिदा ज़िया-उल हक़ की उस तकरीर का भी जिक्र है। फिर तिलावत कलाम पाक का भी जिक्र है कि जो रिकॉर्डेड थी, जो अमलन वहाँ की नहीं गई बल्कि वो रिकॉर्डिंग चलाई गई। फिर इसमें एक MRD की तहरीक है, उसका पूरा जिक्र है। फिर एतमाद का वोट का जिक्र है। ये जो नवाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको फिर फारग कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च है, उसमें तो चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। ये एक तनाज़ सफाई की जंग भी है। सदर मुमलिकत रफीक तारिड़ की रुखसती का बड़ा इसमें डिटेल जिक्र है, किस तरह उनको रुखसत किया गया, किस तरह उन्होंने उस वक्त के हुक्मरान को ना की कि मैं नहीं इस्तीफा देता, और फिर उसके लिए एक बाकायदा सदारती हुक्म के तहत जारी करके उनको फारिग किया गया। फिर ये 20 जून को PCO के तहत उनको फारिग किस तरह किया गया था। हमारे इक़्तिदार में जो कश्मकश थी, ये भी सारी इक़्तिदार की कश्म में वो भी जिक्र किया गया। 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात का भी जिक्र है। ये पूरा एक मजमून है जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार किस तरह संभाला। तो आखिर में जो मैं चीज़ें 2-3 बातें करना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने धरने की बात की, इसमें असल में इसका उन्वान रखा कि ज़िली इंतजामिया का कत्ल, कि किस तरह धरना यहाँ प्लांट किया गया, किस तरह इंतजामिया को बेबस बनाया गया। फिर इन्होंने 31 खानदान दरियाफ्त किए। फिर एक और बात इनका है उसमें कि ये एक जो हमारे यहाँ एक तवाम परस्ती का जो कारखाना है, इस पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ दीवाना बाबा कौन था, किसकी छेड़ी थी। फिर यहाँ पर गौर अयूब की एक मुलाकात का जिक्र भी है, जिससे इस पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ दीवाना बाबा कौन था, किसकी छेड़ी थी। फिर यहाँ पर गौर अयूब की एक मुलाकात का जिक्र भी है, जिससे वो मिले तो उसने कहा कि आप वही हैं जिसने कराची में आपने कत्लेआम कराया था। एक मुल्तान बाबा का जिक्र है। यहाँ चक शहजाद में पीर एक जिक्र है, उसका मुल्तान बाबा। फिर पीर एजाज का जिक्र है जो आसफ जरदारी के बड़े करीब थे। फिर इसमें सियालकोट के एक बाबा का जिक्र है। फिर इमरान खान के बाद जो जिस तरह कहते हैं उन्होंने उसको यूनानी देवता लिखा है, उन्होंने कहा कि ये अहमद रफीक अख्तर है हमारे गुजरान में, इनके बड़े मुतक़िद थे। ये बरी गाला में भी मैंने बताया कि एक चित्रानी बाबा टोपी वाले होते थे, वो भी एक साहब थे। फिर इमरान खान किस तरह बुशरा तक पहुंचे और बुशरा उन तक किस तरह पहुंची, इसकी एक बड़ी डिटेल है। बेनज़ीर भुट्टो, बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ने वाली हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को क्या वज़ाइफ बताए जाते थे। फिर ये बेगम शफीका हमारी मोहतरमा ज़िया-उल हक़ साहब की मिसेज जो थी, इनको भी अयाल शरीफ में जाती थी, उनको भी वहां से वज़ाइफ मिलते थे। ये कहा जाता है कि मोहम्मद खान जिन्हें जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन वो नंगे पांव पीर साहब पगाड़ा के सामने बैठते थे और नीचे बैठते थे। और ये इमरान खान भी ये ड्रामे करता रहा कि ये भी नीचे पांव में बैठता था पीर साहब के। तो ये रियाम खान के की किताब में तो लिखा हुआ इमरान खान की जादूगरी के बारे में, वो जो एक कहते हैं ना कि वो एक इनकी बरनात में ऐसी है कि इन्होंने काली दाल, ये पता नहीं अब तो इन्होंने बड़ी कमाल की बात ढूंढी थी कि काली दाल मली हुई थी इन्होंने अपने पूरे जिस्म पर कि ये जो जादू है वो असर हो जाए।
वो पीर इबरा नाम था उसका मेरे ख्याल में। वो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बुला नहीं दिया, ये पढ़ने वाली चीजें हैं। आपकी किताब का मैंने खासा मुताला रात को मैंने कर लिया, लेकिन पहले भी कुछ चीजें पढ़ी थी। लेकिन इसे नजर आता है कि तारीख को अगर जानना है और ऑथेंटिक तारीख को जानना है तो डॉक्टर फारूक आदत साहब की इस किताब को पढ़ना जरूरी है, चाहिए भी। और मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। हमने यहाँ एक मुख्तसर नशिस्त रखी। सच्ची बात यह है कि तकरीरें तो करा ली जाती हैं, हमने फॉर्मेट ये चेंज जरूर किया है कि यार जो शिरकत करते हैं लोग नहीं वैसे कोई 2-2 मिनट 4-4 मिनट बात कर लें। होता ही है कि स्टेज पर भी बाद लोग तकरीरें करने आते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं होता, इधर उधर की बात कर लेते हैं। मैंने भी सोचा कि लंबी बात करने के बजाय थोड़ा सा ये है कि कुछ नोट्स में ले जाऊं, कुछ पढ़ लूं, तो शायद डॉक्टर साहब की किताब के बारे में जो बात हो मैं कह सकूं कि मैंने किताब पढ़ी है आपकी। और मैं मोहसिन रज़ा साहब आपको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब, डोगर साहब, मिर्ज़ा अब्दुल कदूर साहब, आप चौधरी साहब, मियां मुनीर साहब ने तो वैसे इन तकरीबात की इब्तिदा की थी। फारूक फैसल साहब, सजाद अजहर साहब, सवाती साहब, जावेद नूर साहब और सारे जितने अहबाब तशरीफ़ लाए उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। अपना हाजी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि वो जब से ये किताब आई, पहले तो वो मुझे कचौके देते रहे, भाई तुमने मुझे किताब नहीं दी, तू मेरी किताब पे लिखा नहीं। तो मैंने कहा कौन सी किताब, मुझे तो आपकी किसी किताब का नहीं पता। तो खैर तो उन्होंने कहा तू फिर मैंने अपनी किताब दे, मैं तो 3 किताबें दे, तो वो मैंने तो किताब पेश कर दी है। तो जहाँ तक मेरी किताब की इशाअत की बात है, मैं अभी मज़ामीन की तरफ नहीं आता। किताबें भी 3 निकाल के ले आना। किताबें हैं तो अच्छा, मैं अभी नहीं वो नहीं है मेरी किताब। नहीं बराए फ्रोख्त मेरे पास नहीं, वो मेरा काम नहीं है जो पेश कर। अच्छा, तो वो ये इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इदारा है, IRD, इकबाल रिसर्च एंड डायलॉग वगैरह वगैरह। उनके जो उस वक्त सरबराह थे डॉक्टर हुस्नुल अमीन, उन्होंने मज़ामीन पढ़े थे तकरीबन सारे ही। उनकी राय ये थी कि इन्हें मुरतब किया और वो IRD छापेगा, तो वो मैंने मुरतब करके उनकी खिदमत में पेश कर दी। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें फारिग कर दिया। तो किताब ये मेरी घर की घर रह गई। तो पता नहीं कैसे ये कलम फाउंडेशन के जो अलामा साहब हैं, इनके भी दोस्त हैं हाजी साहब के, उन तक ये बात पहुंची। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे किताब दे दें। मैंने कहा भाई बात ये है कि किताब छप जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसे दे के छपवानी है तो मेरा ये तरीका कार नहीं है, इससे बेहतर है ना छपे। मैं किताब पैसे दे के नहीं छपा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे और लोगों से इस तरह के लिखते हैं, आप किताब दे दें तो आपकी किताब छप जाएगी। तो उन्होंने मुझे कुछ एजाज़ी किताबें भी थी और कुछ रगाब को मैंने पेश भी की। अब जाहिर है कि मैं ना इतनी आपके पास किताबें होती हैं और ना आप अहबाब को पेश कर सकते हैं। तो बहरहाल जिन तक पहुंची उन्होंने पढ़ी, उनका शुक्रिया। जिन तक नहीं पहुंची और वो किताब हासिल करने का सर गल करण जो सर और जो हासिल करने का रखते हैं शौक़, उनका भी शुक्रिया। ये किताब कैसे लिखी गई? बेसिकली BBC ने मुझसे रब्ता किया कि जी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क्या आप पाकिस्तान की तारीख़ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखना पसंद करेंगे, लेकिन शर्त उसकी ये है कि जो भी आप मालूमात उसमें शेयर करें वो चैलेंज ना हो सकें। अपने फितरी अंदाज में बात तो वो चैलेंज ना हो सके और कोई ये ना कहे कि फ़लाँ बात उसमें गलत कही गई है। तो ये चैलेंज अगर आप कबूल करते हैं तो आप अपने ये लिखें और हम आपकी एक तवील सीरीज़ शाये करना चाहते हैं। तो कभी मैंने उन्हें मौजू मुंतखब करके दिया, कभी उन्होंने मुझे मुंतखब करके दिया कि इस मौजू पे लिखें।
तरीक़ाकार मेरे लिखने का ये रहा कि अगर कोई आई विटनेस या किरदार किसी वाक़े का मौजूद है तो उस तक रसाई हासिल की गई, वरना किताबें मौजूद ही होती हैं, पुरानी किताबें, अब बहुत सारी किताबें नायाब हो चुकी हैं। तो इस मुहिम के दौरान बहुत सारी किताबें मैंने दरियाफ़्त की और वो अखबारात जो किसी तय खाने में लाइब्रेरी में पड़े होंगे उनकी जाके बरगर्दानी की। और लाइब्रेरियन मेरे दोस्त बन गए तो उन्होंने मेहरबानी ये की कि मुझे फ़ाइलें सॉफ्ट कापियाँ उनकी मेरे लैपटॉप में भी महफूज हैं, हज़ारों पुराने अखबार जिसमें इस तरह की चीज़ें इस तरह से। अच्छा, अब वो जो इन्होंने कहा ना कि आप पर बीती क्या लिखते वक्त, तो फौरी तौर पे मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। मुझे एक स्टोरी दी BBC ने कि ये जो धरने होते हैं और बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, मार्चेज और जलसे बड़े किए जाते हैं, वो किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं, उसकी साइंस क्या है। तो इस वक्त तो धरने के दो चैम्पियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक। ताज़ा तो यही धरने इन्होंने किए। तो वो जो गंडापुर साहब हैं उनसे मैंने रब्ता किया, इधर रऊफ़ हसन साहब जो PTI के हैं उनसे रब्ता किया। तो इन दोनों ने मुझसे ये कहा कि हमारी समझ में नहीं आता कि इस मौजूद पर आप क्यों लिखना चाहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं किया, जो मैंने किया अपने दौर पे, यानी रिकॉर्ड की मदद से किया, किताबों की मदद से किया, और जो मुझे कैरेक्टर ज़िंदा मिला या कोई आई विटनेस मिला उनसे इंटरव्यूज़ की सूरत में मैंने काम किया। अब मैंने ये बात अपनी किताब के पेशरस्त में भी लिखी है और किसी जगह शायद जिक्र भी किया है कि अगरचे ये असाइनमेंट BBC का था, लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि नहीं, ये मेरे अंदर भी मामला था। वो कैसे था? मेरे वालिद, मेरी उम्र होगी 12, 13, 14 साल, मैं 9वीं जमात में पढ़ता था, 14 साल हो गए तो वो फौत हो गए। तो लेकिन ये है कि मैं वालिद साहब के साथ काफ़ी मेरी अटैचमेंट थी, यानी अगर वो मस्जिद जा रहे हैं तो मैं साथ जाता था, बाज़ार से ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जाता था, और इस तरह के। और वो भी बहुत गुफ्तगू मेरे साथ यानी कौमी मामलात पर, दीनी मामलात पर वो किया, यानी समाजी मामलात पर भी किया करते थे। तो एक जुमला जो सियासी मामलात पर मुझे याद रह गया, कभी नहीं भूला। ये मज़ामीन लिखते हुए मुझे यानी एक सवाल पैदा किया उनके जुमले ने। मुझे लगा जैसे कि मुझे ये मज़ामीन लिखते हुए उनका जवाब मिल गया। वही है जो सबने बयान की है। और पहले तो मैं हाजी नवाज रज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम अज़ कम उन्होंने अपने साथी को जिसने किताब लिखी है उनको याद किया और इस तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का फॉर्मेट क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सानवी बात है। पहली बात तो ये है कि हम में कम अज़ कम कोई एक शख्स ऐसा तो मौजूद है कि जो किसी ने किताब लिखी है तो साहिब किताब से प्यार करने वालों से या किताब से मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा करके बात कर सकता है। बाकी अच्छी तजवीज़ आई है। देखिए, किताब पे जब भी तकरीबें रूनुमाई होती है तो ज़रूरी ये होता है कि जो बोल रहा है वो किताब पढ़ के तो आए ना। अच्छा, एक तरीका कार ये होता है। दूसरा ये होता है कि जहाँ तकरीब हो रही होती है वहाँ पे किताब मुहैया की जाती है, और जो प्रोफेशनल किस्म के तबसरा नगार हैं और जो अक्सर जिनको जाना होता है ऐसी तकरीबात में, तो उनके पास बड़े वो बने बनाए फ़िक्रे होते हैं, बड़े खूबसूरती से वो बात को टाल जाते हैं। उसकी उसी वक्त वर्गर्दानी करते हुए, देखे फारूक साहब ने इस सफ़े पे ये लिखा है, तो इस तरह करते हुए बात निकल जाती है। टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है, तो लिहाजा मेरे पास सिर्फ टॉपिक है। अब मुझे नहीं पता कि फारूक साहब ने क्या लिखा है किताब में, कि हमने क्या बुला दिया, या उनका पूरी किताब का सेंस क्या है। अगर हम पूरी अपने रवैये को देखें, पूरी कौम के रवैये को देखें, तो यही नतीजा सामने आता है कि हमने सब कुछ ही बुला दिया है। अगर हम आगाज़ से, हमने तो मुफक्र पाकिस्तान का जो बुनियाद है इस मुल्क की, कि फ़लसफ़ा पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना, हमने वो बुला दिया। हमने बानिए पाकिस्तान का जो सबक है, क्योंकि सबक तो उनके बहुत है, लेकिन अल्टीमेटली रियासत के क़याम के बाद जो हमें जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है वो यही है कि काम काम और काम। उसका मतलब यही था कि कौम काम करेगी तो कौम तरक्की करेगी। हमने वो बेसिक वो भी सबक बुला दिया।
हम फिर पॉलिटिकल पार्टीज में तकसीम होते गए, ग्रुपों में तकसीम होते रहे। हम अगर ग्रुपों में भी देखते जाएं तो हम देखेंगे कि तमाम वो ग्रुप जो इस वक्त इक़्तिदार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी तंजीम या जो जमात जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो भी उन्होंने भी वो मकासद बना दिए। अगर हम पीपल पार्टी की तरफ देखते तो हम देखते हैं कि उन्होंने तो उनके यहाँ भी रोटी कपड़ा मकान उनकी क़यादत है, उन्होंने भी बुला दिया। अगर हम ANP की क़यादत की तरफ देखते हैं तो उनके यहाँ भी जो खुदाई खिदमतगार का जो फ़लसफ़ा था, जो बादशाह खान का फ़लसफ़ा था, वो भी इक़्तिदार की दौड़ में चले गए हैं। अब फिर जमात इस्लामी अगर आ जाए, वो काम से दीन के लिए खड़ी हुई थी, उन्होंने भी इक़्तिदार के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दिए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मकतबा फ़िक्र जो है उसने अपना अपना मकसद जो है बना दिया। हम अपने आप को देख लें, हम अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, हम अपने आप को अखबार नवीस कहते हैं। तो अखबार नवीसी के 2-3 बुनियादी तकाज़े हैं। पहला तकाज़ा तो है कि बंदे को मुतालिया करना चाहिए। तो आज इस महफ़िल में बैठे बाशमूल मेरे हम सब बेनकाब हो गए हैं कि भाई हम अपने प्रोफेशन के साथ क्या कर रहे हैं या अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो हमने तो ये बुनियादी सबक भी बुला दिया जो कि हम पे फ़र्ज़ है कि हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा अखबार नवीस होते हुए हमारा एक बुनियादी जो एक फ़र्ज़ हम पे आयद होता है कि हमें गैर जानबदार रहना है। हम गैर जानबदार भी नहीं रहे। तो अब जिस तरफ हम बढ़ेंगे, जिस तरफ हम आंख उठाएंगे या सफ़ा पलटेंगे तो हमें यही महसूस होगा कि हमने हर वो सबक जो हमें हमारे बड़ों ने दिया था ज़िंदगी गुजारने के लिए, चाहे वो दीनी हो या चाहे दुनियावी, हमने तमाम असबाब उड़ा के हम दुनियादारी की तरफ और सारी दुनिया की तरफ लगे हुए हैं। साहिब किताब फारूक आदिल साहब को कौन नहीं जानता। और ऐसा मैं फिर एक दफ़ा ये बात कहूँगा कि ये तकरीब जो है ये हम पे भी आप पे भी ये फ़र्ज़ है कि हम इसे मुनासिब तरीके से, शेयाने शान तरीके से और थोड़ी सी तैयारी करके जो है, ऐसी बात नहीं है कि ना फारूक आदिल साहब की शख्सियत छोटी है, ना ही उनकी तहरीर छोटी है और ना ही वो मौजू छोटा है। और यही किया जाए, कोई क्योंकि तजवीज़ आई है कि इसका फॉर्मेट चेंज होना चाहिए, साहिब किताब को बोलना चाहिए और 4 या 5 बंदों का पैनल आप बनाएं कि जो वो किताब पढ़ के आए, अगर उनके ज़हन में कोई सवाल उठता है तो वो साहिब किताब से वो सवाल पूछ के उसका जवाब हासिल किया जाए। मकसद सिर्फ यहाँ पर आके बैठ के एक दूसरे के साथ मिल लेना, एक दूसरे का चेहरा देख लेना, चाय पी लेना, ये भी काफ़ी है। लेकिन जब किताब का मामला हो, अहले इल्म का मामला हो, तो फिर उस महफिल में से हमें जाते हुए कुछ हासिल भी होना चाहिए। और आज की नशिस्त का हासिल यही है कि जनाब फारूक आदिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात होगी या बाकी सुन लेंगे। सब तो नुकसान है। इंतजार में मैं असल में खरीदना चाहता था खुद। मेरी ये बिलीव है कि मैं जो हमारे साहबी दोस्त किताब लिखते हैं उसको खरीद के पढ़ा जाए, वो मुफ्त लेने के बजाय। तो अभी तक मैं खरीद नहीं सका, लेकिन मुझे कुछ पता है। फारूक आदिल साहब से मेरी शनासाई, मुलाकातें तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं रही हैं, लेकिन इनसे मेरी बहुत अच्छी शनासाई है तहरीरों के ज़रिए। तो वो मैं इनका कायल हूँ। असल में हमारी वही तारीख की बात हो रही थी, मैं खुद भी छोटा सा तालिब इल्म हूँ। तो हमारे यहाँ 71 से पहले की तारीख कहीं भी नहीं मिलती, और ना ही हमें अब जो नई जनरेशन है उनको इनका पता चलता है कि वो असबाब क्या थे जिसकी वजह से मशरक़ पाकिस्तान अलहदा हुआ। और मेरे जहन में हमेशा से ये एक सवाल भी रहा, और वो इनकी तहरीरों से मुझे काफ़ी हद तक जो थोड़ा बहुत पता चला वो यहीं से पता चला। मसलन एक वाक़या मुझे आज तक नहीं पता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में वो एक स्पीकर को मारा गया था, कत्ल किया गया था तो सेशन के दौरान। तो वो फारूक आदिल साहब की किताब से पता चला। फिर मैंने उसकी तहकीक की तो पता चला कि हाँ ये इस तरह के वाक़यात हुए थे। और वो तो मैं तो इनका तहरीर के हवाले से बहुत कदरदान और इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। इनसे भला अक्सर अकात तबादला ख्याल भी मैसेज के ज़रिए होता रहा। तो बाकी वही है कि ये खुद ज़्यादा बोलें तो बेहतर है, हम तो इनकी तारीफ ही कर सकते हैं। जब मैंने पीछे देखा कि हमने जो बुला दिया, टाइटल उसका ये है, अब पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो किताब, जैसे यहाँ पर भी अभी कहा गया है, किताब दोस्तों ने नहीं पढ़ी है, तो बुक स्टॉलों पर है या वहाँ से भी उनको हटा दिया गया। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब उसके अंदर कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हों तो हमारा मिजाज जो है दूसरा एडिशन छप गया है, कबूल नहीं करता। तो ऐसा, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये सिलसिला जो एक अरसे से आपका जारी है, और हमारी ये बदकिस्मती थी कि हम उसमें पहले शामिल नहीं हो सके। इंशाल्लाह आगे शामिल होंगे। और सयाद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि साहिब किताब को सुनना चाहिए,
और फिर हमें सवाल का मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।